नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। दर्शकों, हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम किया है और एक विशेष मुकाम आज वो हासिल कर चुके हैं और कई लोग उनसे प्रेरणा भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान उत्तराखंड के लोक गायक कीर्ति बंसल जी मौजूद है। कीर्ति बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं दूरदर्शन देहरादून उत्तराखंड का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। जी बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, कीर्ति बंसल जी उत्तराखंड के लोक गायक हैं। 18 वर्षों से वो इस संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कई सारे गढ़वाली गीतों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। इसके साथ ही कई गीतों की रचना भी उन्होंने करी है। पूरे भारत में कई मंचों पर अपने गीतों से वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं। कीर्ति बंसल जी, आज आपसे आपके सफ़र को लेकर कई सारी बातचीत हमने करनी है, लेकिन आपके संगीत के सफ़र में आने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि संगीत के सफ़र से पहले के जो शुरुआती आपके दिन थे, यानी कि बचपन आपका कहाँ बीता है, उत्तराखंड में आप कहाँ से आते हैं, उन दिनों के बारे में हमें बताएं। जी, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से माँ गंगा जी का उद्गम स्थल है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ से हूँ जहाँ पे भगवान काशी विश्वनाथ विराजमान हैं। मैं वहाँ से हूँ और मेरे गांव का नाम नेताला है। एक उत्तरकाशी से 8 किलोमीटर आगे एक गांव है नेताला। और मेरे घर में मेरे पिताजी फार्मर कृषक हैं, मेरी माताजी और हम 4 भाई लोग हैं। मैं सबसे छोटा हूँ और बस हम अपनी कृषि करते हैं। इससे पहले, संगीत से पहले मैं अपनी कृषि करता था, पिताजी के साथ थोड़ा बहुत घर का काम करता था, बस और क्या। और अपनी पढ़ाई गांव में ही मैंने की है। जी, पढ़ाई करने के बाद, खेती किसानी करने के बाद आपको कब लगा कि खेती किसानी करते करते आप गाना भी गा सकते हैं, गीत भी गा सकते हैं? वो दौर हमें बताएं अपना। जी जी, मेरा कोई वैसे संगीत में रुझान नहीं था। एक बार हमारे यहाँ पे एक एल्बम बन रही थी, गढ़वाली एल्बम जी। तो मुझे थोड़ा बचपना होता है, मैं उसमें अभिनय करना चाह रहा था। तो मैं आया तो मैंने डायरेक्टर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा पहले से मुझे कि बिल्कुल बिल्कुल आपको हीरो बनाया जाएगा। तो जब अंतिम क्षण थे तो उन्होंने किसी दूसरे हीरो को वहाँ पे लाया और मुझे मौका नहीं मिला। उस दिन से ही मैंने सोचा कि मैं अपनी संगीत की सेवा करूँगा, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाऊंगा। और संस्कृति के लिए मैंने उस दिन से काम शुरू कर दिया। और उसी दौरान मैंने घर में एक जिद जैसी, छोटे बच्चों की जैसे जिद ठान ली और कहा कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है अपने माँ से। मेरे माँ ने कहा कि बेटा तुम पढ़ो, क्योंकि सबसे पहले एक रोज़गार होना चाहिए जिससे पैसा कमाया जाएगा। तो मेरी जिद थी और मैं चंडीगढ़ में जाके सरस्वती स्टूडियो में मैंने अपनी पहली एल्बम रिकॉर्ड की और वहीं से मेरी जो ये संगीत की सेवा है मैंने गढ़वाल के लिए समर्पित की। जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में खेती किसानी पे जोर दिया जाता है। ऐसे में परिवार का साथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और आप अभिनेता बनने निकले थे, लेकिन आप गायक बन के आज उभरे हैं। जब दिल्ली में आप रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, आपकी पहली एल्बम निकली, कैसेट निकली आपने बताया, तो उस कैसेट में कौन कौन से गीत थे? वो गीत हमें आप बताएं, उन कहानियों को हमें बताएं गीतों की। जी जी, जब मैं चंडीगढ़ में गया तो नोटियाल नेटवर्क करके एक कंपनी हुआ करती थी उस समय, जहाँ पे गोपाल मणि जी के गाने रिकॉर्ड हुआ करते थे। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने पहली रिकॉर्डिंग करवाई वहाँ पे, सरस्वती स्टूडियो करके पवार जी ने रिकॉर्डिंग की थी। तो जब मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की तो उनकी मेरे साथ कुछ ऐसी शर्तें हुई। उन्होंने कहा कि यदि आप 5000 कैसेट, उस समय टेप का ज़माना होता था और कैसेट होती थी, तो उन्होंने कहा कि यदि आप 5000 कैसेट बेचोगे तो हम आपका वीडियो बना देंगे। और कई बातें की। मैंने गाए गाने, और जो संगीत के मेरे गुरु जी हैं लगभग म्यूजिक के, वीरेंद्र नेगी जी हैं, आदरणीय वीरेंद्र नेगी जी, उन्होंने मेरी इस कैसेट में संगीत दिया था और मैंने गाने गाए। उसमें सबसे पहले मैंने माँ गंगा जी का एक भजन गाया था और
सुरमा चाय को पुड़िया एक गीत है, उसको लोकगीत कहेंगे, पहले भी गाया जाता था, लेकिन मैंने अपने तरीके से गाया। और उसी समय हमारे यहाँ पे एक जवान था विपिन शाह करके, वो अचानक फौज में था और शहीद हो गया। उस पे मैंने एक गाना गाया और वो ये मेरी एल्बम बहुत ज़्यादा, जैसे हमने वहाँ से इसका विमोचन उत्तरकाशी में किया सन 2006 में, महाशिवरात्रि थी उस दिन, और उस दौरान गाया। तो उन्होंने जो कैसेट भेजी थी, जैसे ही विमोचन हुआ उसी दिन जो 5000 कैसेटें थी वहीं पे बिक गई, कोई मतलब ये नहीं है। और मैं घर पहुंचते ही शाम को सारे दुकान वालों का फोन आ गया कि भाई आपकी कैसेट बिक चुकी है, आप फिर से डिमांड दे रहे थे कि आप कैसेट मंगवाइए। तो इस प्रकार से उसमें मेरा एक बहुत अच्छा गाना था सुरमा, वो गाना मैंने मतलब जहां भी मैं जा रहा था, दिल्ली जा रहा था, देहरादून आ रहा था, कहीं भी गांव में जा रहा था, शादी ब्याह पार्टी में, तो वो गाना बहुत सारे जगह मतलब पॉपुलर हो गया था, सब लोग उसमें झूम रहे थे। जी। आपने बताया एक भजन आप कह रहे हैं, एक शहीद बेटे के ऊपर आपने गीत गाया था, उसके साथ ही आप जो सुरमा गीत बता रहे हैं, हम चाहेंगे आप तीनों गीतों को हमारे दर्शकों को भी सुनाएं, लेकिन सबसे पहले वो भजन हम सुनना चाहेंगे जिससे आप हिट हो गए थे उस जमाने में। जी जरूर, मैं आप लोगों के बीच में 2-3 लाइनें भजन के गाऊंगा माँ गंगा जी के। इस प्रकार से था गीत। तेरी जय जयकार माता, तेरी जय जयकार, जय हो मेरी माँ गंगा जी माँ, तेरी जय जयकार, गौमुख बेटी औंदी माता चांदी हरिद्वार, जय हो मेरी माँ गंगा जी माँ, तेरी जय जयकार, जय हो जय हो जय हो जय हो गंगे माँ, जय हो जय हो जय हो जय हो गंगे माँ, सोना को जामीण माता, सोना को जामीण, सोना को जामीण माता, सोना को जामीण, तेरा पुजारी होला माता, मुख बका बामीण, जय हो मेरी माँ गंगा जी माँ, मुख बका बामीण। जी जय गंगा मैया। और बहुत ही सुंदर गीत आपने गाया है, उत्तरकाशी से आप आते हैं, हम समझ सकते हैं कि गंगा माँ पे जो गीत आपने गाया वो उस दौरान हिट हुआ और ये पहला आपका भजन था जिसने आपको प्रसिद्धि दिलाई है। इसके साथ ही आप बता रहे थे कि एक सुरमा गीत भी था, आप जहाँ भी जाते थे, मंचों पर जाते थे तो सुरमा गीत की फरमाइश होती थी, उस सुरमा गीत को हमें सुनाएं आप यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, सुरमा गीत की भी मैं आप लोगों को 2-3 लाइनें सुना रहा हूँ। उसमें सबसे पहले तो आलाप था, हे सुरिमा 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 सुरिमा, हे सुरिमा चाय की पुड़िया, बे चाय की पुड़िया, हे सुरिमा सुरिमा, हे सुरिमा त्यों हाथी बता दी सुरिमा, हे सुरिमा जो हाथी चूड़िया, बे चू हाथी चूड़िया, हे सुरिमा चाय की पुड़िया, सुरिमा चाय की पुड़िया, हे सुरिमा चाय की पुड़िया, सुरिमा चाय की पुड़िया, हे सुरिमा त्यों हाथी बता दी, सुरिमा जो हाथी चूड़िया, सुरिमा त्यों हाथी बता दी, सुरिमा जो हाथी चूड़िया, हे सुरिमा सुरिमा, हे सुरिमा चीनी लेती बोरी, हे सुरिमा चीनी लेती बोरी, हाँ बे चीनी लेती बोरी, हे सुरिमा तू कखन आई, आहा, हे सुरिमा तू कखन आई, सुरिमा दिले दारू छोरी, हाँ बे दिले दारू छोरी, हे सुरिमा चीनी लेती बोरी, सुरिमा चीनी लेती बोरी, हे सुरिमा चीनी लेती बोरी, सुरिमा चीनी लेती बोरी, हे सुरिमा तू कखन आई,
सूर्यमा दिलदारू छोरी, हे सूर्यमा तू कखना आई, सूर्यमा दिलदारू छोरी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने यहाँ पे इस गीत को गाया और सुरमा गीत वाकई में सुन के ही लग रहा था कि दर्शकों ने खूब उसे पसंद किया होगा। उस दौर में जब आप गीत गाने लगे थे, आपकी कैसेट्स आने लगी थी, कैसेट्स हिट होने लगी थी, लोग फरमाइश कर रहे थे आपसे कि एक और गीत आप निकालिए, उस दौरान किन्हें सुनकर आप मानते थे, किसे आदर्श मानते थे, किन्हें सुनकर आप मंचों पर जाते थे? अपने आदर्श जो हैं उनके बारे में हमें बताइए। जी जी, मैं बचपन से ही, हमारे यहाँ पे उत्तरकाशी में पौराणिक माघ मेला होता है, तो जब भी आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी गढ़ रत्न, वो मेरे आदर्श हैं। उनको जब मैं देखता था मंच पे गाते हुए तो मुझे भी कुछ ऐसी उमंग होती थी कि मुझे गाना चाहिए। और उनको ही देखिए, थोड़ा जब ये पहला गाना गाया तो उस समय मुझे संगीत का कोई भी ज्ञान नहीं था, गाया, जवानी थी, उमंग थी और गाया मैंने और खूब हिट हुआ। उसके बाद मैंने फिर एक मन बनाया कि मुझे गाना है तो कैसा गाना है, नेगी जी को सुनना पड़ेगा। और मैं उनके बार बार मंच देखता था और उन मंचों को देख के ही आज जो भी हूँ आप लोगों के सामने और गा रहा हूँ, संस्कृति की सेवा कर रहा हूँ, संस्कृति को बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, जब आप कह रहे हैं कि आप संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, वो आपके गीतों में झलकती भी है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ना, आप 18 वर्ष से संगीत के क्षेत्र में हैं। आज कई नए बच्चे हैं जो गढ़वाली गीतों को गाते हैं, उनमें हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण भी हम देखते हैं, क्योंकि समय की मांग के अनुसार गीतों पर बदलाव हुआ है। लेकिन ये है तो संस्कृति उत्तराखंड की, गढ़वाल की। तो क्या आपको लगता है कि हिंदी और जो अंग्रेजी का मिश्रण है वो सही है संस्कृति के आधार पर? जी, मैं ये कहता हूँ, वैसे तो समय के अनुसार थोड़ा बदलना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, पौराणिक गीत हैं, उनमें इतनी छेड़छाड़ हो जाए कि लोगों को सुनने में दिक्कतें हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ उसमें कुछ नए म्यूजिशियन के हिसाब से उसको किया जाए, लेकिन गाने जो हमारे पौराणिक धरोहर है उसमें न छेड़ा जाए, उनको बरकरार रखा जाए, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन पीढ़ी है वो समझ सके कि हमारी पौराणिक संस्कृति क्या थी। तो ये है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि आजकल के गीतों में कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल रहा है और संस्कृति के जो गीत हैं वो थोड़े से गायब हो गए हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, बहुत सारे हैं। कुछ लोग गा रहे हैं, लेकिन चलो, जो कह रहे हैं कि जमाने के हिसाब से बदलना भी होगा, लेकिन उनसे मेरा एक ही कहना है, क्योंकि काफी समय से गा रहा हूँ, थोड़ा अनुभव भी हो गया है, कि आप जो पौराणिक गीत गाएं उनको रिमेक्स न बनाएं, एक जो पौराणिक सत्यता है उसको ही बरकरार रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी, मैंने पहले भी कहा था कि आने वाली पीढ़ी हमें देखें कि ये हमारी जो पौराणिक संस्कृति है ये क्या थी, उस हिसाब से आगे भी इसको बरकरार रखा जाए। बिल्कुल, ताकि संस्कृति हमारी लुप्त ना हो। जी बिल्कुल। आप टेप रिकॉर्डर के ज़माने से गीत गा रहे हैं, बीच में सीडी का ज़माना आया था, है ना, उसके बाद अभी यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों हम गाने देखते हैं, सुनते हैं। आप हमें कुछ अनुभव अपने बताएं, क्या पता आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई किस्से ज़रूर होंगे जो आप हमें साझा करना चाहें। जी जी जरूर। जब टैप का ज़माना होता था तो रिकॉर्डिंग होती थी जो, तो 1 टेक पे होती थी। जब मैं पहले बार गया था तो म्यूजिशियन भी आए थे एक ही साथ, और जब एक बार गा लेते थे और यदि उसमें कुछ दिक्कत हो गई या हम गा नहीं पाए या म्यूजिशियन ढोलक तबला कुछ नहीं बज पाया, तो उसको फिर से एक ही बार एक ही रिदम में गाना पड़ता था। आज टेक्नीशियन का जमाना हो गया है, आप 10 बार भी गा सकते हैं। मशीनों का ये है कि यदि मैंने एक अंतरा नहीं गा पाई तो दोबारा से गा लेते हैं। थोड़ा काफी ये हो गया, जिसकी आवाज सही नहीं है, थोड़ा गाने के का प्रयास करता है और नहीं गा पाते हैं, तो उसको क्या है कि मशीनों से सुधार दिया जाता है। तो ये देखा है, आज टेक्निकल तो काफी परिवर्तन हो चुका है, उस दौरान ऐसा नहीं था और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आज तो गायक लगभग बहुत सारे ऐसे हो गए कि, पर मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी गाइए, पर अपनी संस्कृति को बचा के रखिए बस। जी बिल्कुल, वही हम आपसे जानना चाहेंगे आज की इस खास बातचीत में। 2005 या 6 के समय की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग हैं, समय अलग है। उन दिनों सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो कई सारी जानकारी भी नहीं होती थी। दिल्ली अन्यथा देहरादून आके हम रिकॉर्डिंग्स देखते थे, गानों की होती थी। तो उस दौरान कितना संघर्ष आपने देखा है? उस जमाने बहुत ही
जो गायक बनना चाहता था, सबसे पहले तो उसके लिए तो शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन जैसे हम गांव के गायक थे, हमने कोई शिक्षा नहीं ली, एक उमंग थी और इसी हिसाब से हम गए और हमने रिकॉर्डिंग की। तो उस समय 30-40 हजार रुपए में रिकॉर्डिंग हो जाती थी, लेकिन बहुत संघर्ष था। आज तो देहरादून में देख रहे होंगे आप, बहुत सारे स्टूडियो हो गए हैं, कोई भी गा सकता है। उस दौरान क्या था कि बिल्कुल दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, बहुत खर्चा होता था और तब जाके रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। ऊपर से जो कंपनी वाले होते थे वो कहते थे साहब हम तुम्हारी रिकॉर्डिंग तो कर देंगे, आप अपनी कैसेट ले जाओ और मार्केट में बेचो। तो ये था। आज ऐसा दौर नहीं है, आज तो बिल्कुल टेक्निकल, आप यूट्यूब पे गाइए, जो आपको अच्छा लग रहा है डाल दीजिए। यदि आप अच्छा गा रहे हो तो जनता प्रमोट करते हो और उसको प्रचार प्रसार करती है। जी बिल्कुल। आपके संगीत के सफ़र में हम आते हैं जिन दिनों आपने गाना शुरू किया था, क्योंकि उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव से आप आते हैं। आपकी जब कैसेट्स हिट हो रही थी तो परिवार वालों ने क्या आपसे कहा? कितना उत्साह परिवार में देखने को मिला था, गांव में देखने को मिला था? जी जी। अब क्या बताऊं, उस समय तो जब मेरी पहली कैसेट निकली मार्केट में और उसने धूम मचाई, तो मेरी माता जी मुझे बार बार देखती थी कि बीएससी का स्टूडेंट है, साइंस के लिए हमने सोचा था कि पढ़ लिख के कहीं डॉक्टर इंजीनियर कुछ बने। लेकिन जब गाना हिट हुआ मेरा, तो माता जी मुझे बार बार देखती थी और जहां भी शादियों में जाती थी तो मतलब मेरे गाने चलते थे। तो गांव वाले भी मुझे कहने लगे, अरे कीर्ति भाई आप तो मतलब कृषक थे और पढ़ाई कर रहे थे पापा के साथ, और आपने कहाँ से सीखा? बस इस हिसाब से बहुत उत्साह हो गया था। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये है, और माँ सरस्वती की कृपा रही। उसके बाद भी जो मैंने गाने गाए बहुत अच्छा, और चारों तरफ से जैसे मेरा वो पहला एल्बम आया, मैं आपको बता रहा हूँ, कैसेट का जमाना था, जैसे आया तो कभी दिल्ली से, कभी चंडीगढ़ से, कभी पौड़ी से, चमोली से, उत्तरकाशी से, जहां भी मेले होते थे हर कोई बुलाता था मेले में, और माँ सरस्वती की कृपा रही और मेरे मंच बराबर होने लगे। ये जी। हाल ही में आपका एक गीत आया था, जय छत्रधारी देवा, जो काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। इस गीत के बारे में हमें बताइए, क्या ये आपके गांव के कुल देवता हैं? इसके साथ ही ये गीत आप यहाँ पे गुनगुनाइएगा भी ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बता दूं कि जो भगवान छत्रधारी नाग देवता जी हैं, वो मेरे गांव के आराध्य इष्ट देवता गांव के हैं, और वो मेरे पूरे क्षेत्र में उनके ही अंश हैं। उसकी एक कहानी थी जो मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे, और जब मैंने ये गीत लिखा तो इस पे मैंने पहले साल भर तक शोध किया कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ गाऊं लोग बोले कि नहीं। तो मैंने बहुत उसमें देखा, विचार किया, पूछा जो उसके पुजारी हैं नौटियाल जी, उनके वंशज हैं, उनसे पूछा, भट्ट लोगों से पूछा, वो हमारे गांव में उनके पुजारी हैं, बाजगी लोग होते हैं उनके जो पूर्वज हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने वो गीत लिखा। तो इसकी स्टोरी क्या है कि कभी पहले जमाने में क्या होता था कि हमारे यहाँ पे एक मुदगा ताल है, तो पंडित पुजारी जी वहां जाते थे और पूजा करते थे। तो क्या हुआ, उनका बुढ़ापा आया और एक दिन वो थक गए और वो गए पूजा करने और वो चले गए, और जो शंख घांडी होती है उन्होंने वहां पे छोड़ दिया उस मुदगा ताल में। उन्होंने कहा कि मैं इतना बूढ़ा हो गया, ना तो मेरी औलाद हो रही है, उनके मतलब बच्चे नहीं हुए। तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे कोई सेवा करके कोई फायदा नहीं है, और उन्होंने वहां फेंक दे। और जैसे ही वो घर में आए तो रात को भगवान वासुकी नाग देवता उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम मेरी पूजा करो, अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। तो हमारे पड़ोस में गांव है, आज उसका नाम गणेशपुर है, पहले गवाना कहते थे उसको। तो हमारा वहां पे एक जगह पानी है, नगानी। तो जैसे सोई तो सुबह उनकी दिनचर्या थी, उस उठते थे, सुबह नहाते धोते थे, और 4 बजे भोर में वो गए जैसे ही वहां, तो जहां पे नगानी वहां पे देखो तो एक शिवलिंग और उसकी शंख घांडी थी। अच्छा। तो पंडित जी ने उठाई और तुरंत घर में लाया उसको पूजा करने। तो जैसे उन्होंने उसको विस्थापित वो किया, स्थापित उसको, ये तो उसके 3 पार्ट्स हो गए। बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैंने गाई है। और इस प्रकार से भगवान वासुकी नाग देवता का उद्गम हुआ, और अब वो 3 गांव में विस्थापित हो गए। आप तो पूरे क्षेत्र में वही देवता है और उसके पुल पुजारी उसकी पूजा करते हैं। बिल्कुल। वही भजन जो आपने गाया था वो हम चाहेंगे कि आप 2 लाइन उसकी सुना दें हमें भी। बिल्कुल।
जय देव छत्रधारी जय वासुकी नागर। अरे तुम होला हाजी देवानो नाखों का राजा। जय देव छत्रधारी जय वासुकी नागर। तुम होला हाजी देवानो नाखों का राजा। तेरो थान होलू देवा ऊंचा मुदगा ताला। जय देव छत्रधारी जय वासुकी नागर। जय देव छत्रधारी जय वासुकी नागर। तुम होला हाजी देवानो नागों का राजा। सुपीन्यो माँ एक देवा तुम पूजारते भोदा। लीजा मेरी शंख घड़ी नगानी तू जा। जय देव छत्रधारी जय वासुकी नागर। तुम होला हाजी देवानो नागों का राजा। बहुत सुंदर। जिस दौरान आपने ये भजन निकाला होगा, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे गांव के लोग काफ़ी खुश हुए होंगे इस गीत को सुनकर। आपने बताया था कि ये गीत आपने स्वयं रचित किया है, इसके साथ ही आप कई गढ़वाली गीतों की रचना भी कर चुके हैं। वो कौन कौन से गीत हैं जिनको आपने खुद लिखा, उसके बाद उन्हें गाया? जी, बहुत सारे गाने हैं। गाने अभी जो लेटेस्ट आया है मेरा गीत, 1 महीना हुआ है, हे मेरी उलारिया, चंद्री भैजी और पाना पातीरा, जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल तो लोकगीत है, लेकिन मैंने अपने तरीके से गाने की कोशिश की है उस गीत में। बहुत सारे गाने गाए हुए हैं। हे बुला बिपिन शाह जो शहीद हुए थे, उन पे भी मैंने खुद किया है, मैंने लिखा है और गाया भी है। जी, जीतू बगड़वाल की कई सारी दंत कहानियां हमने भी सुनी हैं और आप कह रहे हैं कि आपने बहुत अलग अंदाज में उसे अपने तरीके से गाया है। हम चाहेंगे वो गीत हमें भी आप यहाँ पे सुनाएं। जी जी, थोड़ा मैं उसकी स्टोरी बता देता हूँ। हाँ। कि जीतू बगड़वाल जी हमारे आज तो देवता बन चुके हैं, उनको पूजा जाता है उत्तराखंड में। और वो मेरा सौभाग्य है कि वो उत्तरकाशी जिले के बगोड़ी गांव में उनका जन्म हुआ। वो एक वीर भड़ थे। तो क्या है कि मेरे गांव से हमारे टकनौर क्षेत्र में एक रेथल गांव है, वहाँ पे उनकी बहन थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो जब रुपाई का टाइम आता है तो हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि जो बहनें हैं उनके हाथ से ही पहला जो बीज होता है उससे ही लगाया जाता है, रोपा जाता है। तो वो अपनी बहन को लेने गए थे वहाँ रेथल। तो उनकी जो बहन की ननद होती है हमारे गढ़वाल में, उसने उसको आना मतलब एक तरह से उसको मतलब ये किया कि मेरे लिए मतलब तुमने कुछ लाना था। तो इस पे मैंने वो गाना गाया और पौराणिक कथा है, मैं आपको सुना रहा हूँ उसके 2-3 लाइन। जी। हाँ, बजी जाला बाजा जितू, बजी जाला बाजा, बजी जाला बाजा जितू, बजी जाला बाजा, जितू बागेडवाल थयो बगोड़ी को राजा। जितू बागेडवाल वीर भड़े बाको थयो बगोड़ी को राजा। जितू बागेडवाला, जितू बागेडवाला, जितू बगोड़ी को राजा। जितू बागेडवाला पूजाकारी पाती जितू, पूजाकारी पाती, पूजाकारी पाती जितू, पूजाकारी पाती। गरीबा को बेटा थयो सुरती को नाती। जितू बागेडवाल जितो सुरती को नाती। जितू बागेडवाल। बहुत सुंदर बंसल जी। और जिस तरह से आपने बताया कि आपने पहला भजन जब गाया था तो काफ़ी पसंद किया गया था, जीतू बगड़वाल पे ये गीत काफ़ी पसंद किया गया है और ऐसे कई सारे गीत आपने निकाले हैं। लेकिन आपसे आपके पर्सनल हमें जानना चाहेंगे कि जब आपके आसपास के लोग आपसे मिलते हैं, परिजन आपसे मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, किस तरह के गीतों को आपसे गाने की फरमाइश करते हैं? वो कोई किस्सा अगर आपके पास हो तो वो हमें सुनाएं आप। जी जी जी, ज़्यादातर तो आज जब भी मेरे कोई मित्र या बुजुर्ग मिलते हैं वो मुझे कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है और संस्कृति से ही जुड़ा रहना और लोकगीतों को गाना, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो याद करे। और मैं कोशिश करता हूं कि जो पौराणिक संस्कृति उस पर सर्च करता रहता हूं, जाता रहता हूं अपने बुजुर्गों के पास और उनसे पूछता रहता हूं कि क्या है, कैसा है। और कुछ जो आज के गाने भी हैं, आज के परिवेश में चलना, मार्केट में जब आना है, जैसे हम गा रहे हैं तो कुछ लोग आज के पब्लिक
आज मॉडर्न ज़माने के हो गए हैं, वो चाहती है कि मतलब कुछ नया बजाए। तो अभी मैंने एक गाना गाया था, हे मेरी ओलारिया, उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो इस चीज़ पे आधारित गाना मैंने लिखा है कि आजकल की चाहे मेरी बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, जब कोई भी जाता है कि उसके लिए कि रिश्ते के लिए, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि नहीं नहीं ये काम नहीं करेगी। तो कुछ ऐसा हो गया है परिवेश, तो उसमें मैंने एक गाना गाया, दो पति पत्नी हैं, उसको मैं आपको पहले सुना दूं, 2 लाइनें। दो पति पत्नी हैं, तो वो क्या है कि काम तो करना नहीं चाहती, तो आज वो दर्द बता रही है पेट में, तो इस हिसाब से मैंने 2 लाइनें सुना रहा हूँ आपको जी। हे मेरी ओलारिया प्यारी, के बातों दे बेसुदी बीमारी, हे मेरी ओलारिया प्यारी, के बातों दे बेसुदी बीमारी, पेट पीड़ा का बन भाग्यानी, गिर पीड़ा का बन भाग्यानी, कदिया खटबे ओए होए होए, कदिया खटबे दुनिया सारी, हे मेरी ओलारिया प्यारी, के बातों दे बेसुदी बीमारी। तो जो लेडीज है उसमें फीमेल, वो बोले, हे पप्पू का बाबा निर्भागी, तो पड़ी है माँ जाके भारी, मेरी गेरी माँ पीड़ावाणी छ, मेरा पेट का माँ पीड़ावाणी छ, तो पड़ी होए होए होए, तो पड़ी है माँ जाके भारी, हे पप्पू का बाबा निर्भागी, तो पड़ी माँ जाके भारी। तो इस पे भी मैंने जो गाना लिखा, इसको हमने जो इसका फिल्मांकन किया, वो बिल्कुल पौराणिक वो दिखा के, जो हमारे पौराणिक संस्कृति के मकान बने हुए हैं वो दिखा के हमने जनता को प्रेषित किया कि, और लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर आपने कई गीत गाए और लोगों ने पसंद किए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि 18 वर्षों का आपका सफ़र हो चुका है, अब आगे आप क्या करना चाहते हैं गीत संगीत के सफ़र में, किस तरह के गीतों को आप गाना चाहते हैं? इसके साथ ही जो लोग उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड के गीतों में आना चाहते हैं, गीतों को गाना चाहते हैं, उन नए बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे संगीत के सफ़र में आने के लिए? जी जी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ज़माना बदल गया है, युग बदल गया है। तो जो भी मित्र या छोटे भाई मेरे जो भी गाना चाहते हैं, सबसे पहले सीखना तो जरूरी है, क्योंकि बिना, आज टेक्निकल का जमाना हो गया, वो जमाना गया जब कैसेट का था, ये था। आज तो जब अच्छी लिखनी, अच्छा लेख लिखोगे तो लोग सुनेंगे, और अच्छे उसमें शब्दावली, सबसे पहले शब्दावली पे ध्यान दें, और उसमें एक अच्छा सा म्यूजिक वो हो कि जो हमारे गढ़वाल की संस्कृति से पहले से, जैसे ढोल दमाओ, उनकी रिदम हो, और चाहे उसमें थोड़ा चेंज किया जाए, कुछ नए गायक आए हैं, कई सारे हैं, वो गाते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को ध्यान में रखें, ताकि जहाँ पे हमारी माँ, बेटी, बहन, कोई भी बैठा हो, बुजुर्ग, बूढ़ा, वो सब उस गाने को सुन सके। तो ये मेरा निवेदन है, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं सेवा करके और कुछ पुराना लाके कुछ जनता को दूं, कि ऐसा भी कभी जमाना था, और हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये दिखाना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं आपसे कहूँगी आखिर में 2 लाइनें, आपका कोई पसंदीदा गीत होगा उसकी आप हमें सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। इससे पहले मेरा एक गीत आया, चंद्री भाई जी, उसके 2-3, वो चंद्री भाई जी गाँव का आदमी है, लेकिन वो शादी से घबरा रहा है। गीत तो बहुत सारे हैं, गजू मामा, बहुत सारे हैं, पर ये गाना भी मेरा बहुत अच्छा। 2 लाइनें इसकी आप हमें सुना। हाँ, सुन ले भैजी चंद्री भैजी, कर ले भैजी ब्यो, अरे 2 दिन की जिंदगी भैजी, हंसी खेली रो, है सुन ले भैजी चंद्री भैजी, कर ले भैजी ब्यो, 2 दिन की जिंदगी भैजी, हंसी खेली रो, दाजुबे हंसी खेली रो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, कई सारे गीत हमें सुनाए और अपने संगीत के सफ़र को आपने हमसे साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे मेहमान में हमने आपकी मुलाकात कराई है उत्तराखंड के लोक गायक कीर्ति बंसल जी से, जिनके संगीत के सफ़र को आपने सुना। और इनका यही कहना है कि जो भी नए बच्चे इस संगीत के सफ़र में आना चाहते हैं वो बेशक आएँ, लेकिन अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ना भूलें, पारंपरिक चीज़ों को ना भूलें, पारंपरिक चीज़ों को लेते हुए ही वो नए गीतों को बनाए, ताकि सभी लोग अपनी पुरानी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, उसको जान सके।
अगले अंश में फिर आपसे किसी ऐसे ही नए मेहमान से हम मुलाकात कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।